गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे अबाउट द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म हम बोल सकते हैं कि जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं वो सारी मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। अब इसके जो है वो दो टाइप्स हैं। एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है किसी चीज़ का बनना और कैटाबॉलिज्म होता है किसी चीज़ का टूटना। देखो, एनाबॉलिज्म हम बोल सकते हैं टू बिल्ड अप, किसी चीज़ का बनना, और कैटाबॉलिज्म हम बोल सकते हैं टू ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का टूटना। अब देखो, हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ें बनेंगी, कौन सी चीज़ें टूटेंगी। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेके एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको लेके हम समझते हैं। देखो, जैसे हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन बन रहा है तो वो है एनाबॉलिज्म। अगर यही प्रोटीन टूट रहा है तो वो है कैटाबॉलिज्म। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्लाइकोजन का। अगर हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन बन रहा है तो वो है एनाबॉलिज्म, और यही ग्लाइकोजन अगर टूट रहा है तो वो है कैटाबॉलिज्म। अब क्यों टूटेगा, किसमें टूटेगा, दोनों ही ज़रूरी है। देखो, हमारी बॉडी जब हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? एनर्जी मिले। अब उस एनर्जी को स्टोर करना भी ज़रूरी है और टाइम आने पर उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना भी ज़रूरी है। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर इतनी प्रोसेसेस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, दैट कम्स अंडर द मेटाबॉलिज्म। और दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, दोनों ही चलेंगे साथ साथ, दोनों ही ज़रूरी हैं। जैसे प्रोटीन बनेगा, देखो बहुत सारे अमीनो एसिड जो हैं हमें पता है मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं प्रोटीन का। हमने ये पढ़ा है, जब हम फूड लेते हैं, डाइट लेते हैं, तो उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों है तभी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा, और प्रोटीन मॉलिक्यूल जब बन जाएगा ये टूट के एनर्जी देगा, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन, जब हम देखो ग्लाइकोजन किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया है तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, जब कुछ बनेगा और स्टोर हो जाएगा, स्टोर ही होगा बन के, दैट इज एनाबॉलिज्म। और जब यही जो प्रोडक्ट बना है, जो हमने स्टोर करके रखा है, टाइम आने पर वो हमें एनर्जी देगा, दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो दोनों प्रोसेसेस जो है वो चलती रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं इसमें अबाउट द, अब हम आते हैं एंजाइम्स के ऊपर मेटाबॉलिज्म के बाद। देखिए, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म क्यों पढ़ा, देखो अब केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कैटलिस्ट, सी फॉर कैटलिस्ट एंड सी फॉर केमिस्ट्री। अब यहाँ पे क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है, देखो ये होते हैं, दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यू कैन से दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which alter the rate of reaction। देखिए, हम शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, कैटलिस्ट या एंजाइम वो सब्सटेंस है। अभी तक दोनों को हम एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए, कैटलिस्ट या एंजाइम्स वो सब्सटेंस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं, यानी ये स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अभी हम इस क्लास में हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर ये स्पीड को बढ़ाते हैं। जब हायर क्लासेस में जाएंगे आप पढ़ेंगे ये स्पीड को घटा भी देते हैं। तो प्रॉपर वर्ड हम इसके लिए यूज़ करेंगे, विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, बॉडी के बाहर जितनी केमिकल रिएक्शन होती हैं इनऑर्गेनिक, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैटलिस्ट, कॉपर है, प्लैटिनम है, दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट आर द कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स हमारी लिविंग बॉडी के अंदर, जैसे कोई भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रही है, वहाँ पे इस कैटलिस्ट का यूज़ होगा और वो इसको स्पीड अप कर देगा। सो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स देखो एक मोस्ट कॉमनली पॉपुलरली आपकी बुक में लिखा हुआ है,
कि इंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, बट इन बायो, इन लिविंग वर्ल्ड, हम लिविंग है, हमारी बॉडी लिविंग है, एनिमल्स की बॉडी लिविंग है, उनके अंदर जो भी रिएक्शन चलेगी, रिएक्शन को होने के लिए जो भी चीज़ वहाँ पे यूज़ होगी, जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देगी, वही एंजाइम है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जो आपकी एक वेल नोन एग्जांपल लेते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, दैट इज वाटर का मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलके बनाता है कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये है हमारा कार्बोनिक एसिड। एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूरी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट नोन एंजाइम। ठीक है, अब देखिए अगर ये एंजाइम होगी या नहीं होगी, हम एंजाइम का पढ़ रहे हैं, तो देखो इसकी एब्सेंस में रिएक्शन चलेगी, लेकिन उसका जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो होगा। कितना स्लो होगा? अगर ये एंजाइम प्रेजेंट होगी तो ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट है जो भी है, वो हमें एकदम से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं है तो 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के पर आवर में, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स। अगर ये एंजाइम होगी, अगर एंजाइम हम लगा देते हैं, हमें स्पीड इसकी चेक करनी है, तो यहाँ पे 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं पर सेकंड में। इतनी जो है स्पीड उसकी बढ़ जाती है, एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट नोन एंजाइम। लेकिन जो एंजाइम है वो रेट ऑफ रिएक्शन उसको बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देती है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो एक डिफरेंस तो ये है, केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, इसको बायो में यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको बायो कैटलिस्ट भी बोल रहे हैं। जो इसका फंक्शन है वो इसका फंक्शन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लिविंग बॉडी के अंदर काम करता है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है कैटलिस्ट। अब देखिए ये जो है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, कितना 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप टेम्परेचर ले जाते हैं, तो एंजाइम्स क्या हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं ईजिली, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ठीक है, ये नहीं होगी। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैटलिस्ट और अच्छे से काम करेंगे और जो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है। जैसे इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। अब एंजाइम्स जो है, एक और डिफरेंस है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है, दैट इज दीज आर थर्मोस्टेबल। थर्मो का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर से, और स्टेबल मतलब टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये स्टेबल होती हैं। कैसे? जैसे आप लिविंग बॉडी है, मान लो लिविंग बॉडी है, उससे कोई आप एंजाइम निकालते हैं तो वो ज़्यादा टेम्परेचर को वियर कर सकती हैं। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, +2 में भी है और यहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं। देखो एक दिस इज़ द बैक्टीरिया थर्मोफिलस एक्वाटिकस, इसका नाम है थर्मोफिलस एक्वाटिकस। यहाँ से एक एंजाइम आइसोलेट की गई है टैक, टी यहाँ से कैपिटल, ए के यहाँ से स्मॉल। टैक पॉलीमरेज इसका एंजाइम का नाम है। ये हम कहाँ से लेते हैं? देखो जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं। हम हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जो गर्म चश्मे जो होते हैं, देखो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर हो सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होता है? जब हम अपने वाटर को बॉईल करते हैं, जब हम अपने वाटर को बॉईल करते हैं तो देखो वहाँ से हम उसको प्योरीफाई करते हैं, हम उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनको किल करते हैं। लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया हैं जो इस टेम्परेचर के ऊपर भी ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। तो वहाँ से हमने एंजाइम निकाली, आइसोलेट की,
उस एंजाइम का नाम ये है। इसको हम +2 में भी यूज़ करेंगे और इसको हम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस तक दे देते हैं और वहाँ पे ये जो एंजाइम है वो ब्रेक डाउन नहीं होती है, वो सर्वाइव करती है। तो एक डिफरेंस ये हो गया, एंजाइम्स आर मोर थर्मोस्टेबल, टेम्परेचर को वो बियर करती हैं जो भी आपने आइसोलेट की है। तो इसका एक एग्जांपल ये हो गया, इसको हम +2 में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम एक देख लेते हैं दैट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एंजाइम। कुछ एक साइंटिस्ट के नाम हैं। देखो सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम है वो है लुईस पास्चर। इन्होंने 1860 में एंजाइम्स को बोला था फर्मेंट्स। एंजाइम्स को इन्होंने बोला था फर्मेंट्स। आगे जो नाम है इसका एंजाइम्स वो दिया था साइंटिस्ट विले कुहनेन इन 1878। दे गेव द टर्म एंजाइम्स। एक्चुअली इन्होंने इसका नाम दिया था एंजाइम्स। एक और साइंटिस्ट है बचनर। एक्चुअल जो क्रेडिट है वो इनको जाता है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इन्होंने एंजाइम्स की डिस्कवरी भी की है और एंजाइम को आइसोलेट भी किया है। एंजाइम की डिस्कवरी इन्होंने की है 1897 में, डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, और एंजाइम को इन्होंने आइसोलेट किया है 1903 में। दे आइसोलेट द एंजाइम, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। सो देयर आर द और भी बहुत सारे हैं जो साइंटिस्ट लाइन में लगे होंगे, बुक्स में नाम है, लेकिन जो हमने मेन जो इनके नाम है वो हमने ले लिए। सबसे पहले देखिए लुईस पास्चर, इन्होंने नाम दिया था, इन्होंने एंजाइम्स नहीं बोला था, इन्होंने फर्मेंट्स बोला था। और विले कुहने हैं, इन्होंने एंजाइम्स बोला था एक्चुअली, लेकिन क्रेडिट जो है वो किसको गया, साइंटिस्ट बचनर को। 2 डिस्कवरीज इन्होंने की। 1897 में इन्होंने डिस्कवर किया एंजाइम्स को और 1903 में आइसोलेट किया। देखो आइसोलेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेट का मतलब होता है निकालना। एक है आप चीज़ किसी को बता रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पे भूत होता है, प्रेत होता है, एक चीज़ वो है कि आपने बताया, और एक चीज़ है आपने उसको सच में निकाल के बताया, हाँ जी वो ऐसा है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन। जब आप निकाल के बताते हैं, उसको पूरा फंक्शन बताते हैं कि इसकी प्रेजेंस में ये होगा, इसकी एब्सेंस में ये होगा। जब आप पूरे चीज़ को प्रूव कर देते हैं तब आपको ये क्रेडिट मिलता है। तो आइसोलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। अगर हम टाइप्स ऑफ एंजाइम्स देखें, ऐसे तो काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स जो हैं देखिए, एक है एक्सो एंजाइम्स और दूसरी हैं एंडो एंजाइम्स। देखो नाम से क्लियर है, नाम से तो हमें डेफिनेशन क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा और हम देखेंगे इसके बारे में। एक्सो एंजाइम जो सेल के बाहर होंगी और एंडो एंजाइम जो हैं जो सेल के अंदर होंगी। ठीक है, तो एंडो मतलब सेल के अंदर। अब सेल हमने पढ़ा है, सेल इसके अंदर बहुत कुछ होता है, पिछले चैप्टर में हमने देखा है। सेल ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर है। तो इसके अंदर जितनी भी एंजाइम्स रहेंगी वो आएंगी हमारी एंडो एंजाइम्स के अंदर। और इसके बाहर, बाहर कहाँ, जैसे मान लो ये एक और सेल है, ये एक और सेल है, एक और सेल है, यहाँ पे कोई भी फ्लूइड अगर रहेगा इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो भी एंजाइम्स हैं सारी, इसको हम बोलेंगे एक्सो एंजाइम्स। इसका एग्जाम्पल है एक्सो एंजाइम का, जैसे जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमें खाना पचाने में हेल्प करेगी, खाना क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसको पचाने में हेल्प करेगी, फैट्स को, वो सारी हमारी आ जाएंगी। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो आ जाएंगी हमारी एक्सो एंजाइम के अंदर। और एंडो एंजाइम के अंदर जो सेल के अंदर है। अब इसके अंदर एग्जांपल हम देखेंगे तो जैसे क्रैब साइकिल चलता है, सेल के अंदर चलता है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेल के अंदर चलता है। अब आप मुझे पूछें कि क्रैब साइकिल क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, सो दैट वी विल स्टडी इन द यूनिट 4। लेकिन वो सारी जो साइकिल जितने भी हैं वो सेल के अंदर चलते हैं, तो उसमें बहुत सारी एंजाइम्स यूज़ होती हैं। तो वो सारी एंजाइम्स किसके एग्जाम्पल, किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी, एंडो एंजाइम्स के अंदर। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं एक और चीज़, छोटी सी चीज़, फिर हम पढ़ते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। देखिए ये जो है वो पता होना ज़रूरी है कि सबस्ट्रेट क्या होता है,
सब्सट्रैट या सबस्ट्रेट आप बोलो, जो भी आपको अच्छा लगता है। सबस्ट्रेट, देखो ये जो है, ये हमने पढ़ा ये एंजाइम में, मान लो हम एंजाइम लिखते हैं ई के लिए, और ये बनाता है यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनाता है। सबस्ट्रेट देखो मान लो जैसे A+B है, वो किसी एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट होके प्रोडक्ट बनाएगा P, या C+D, मान लो C+D बनाएगा यहाँ पे। ये आपने केमिस्ट्री में, आप बेसिक सा है, ये आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। देखो ये जो है वो सबस्ट्रेट है, कोई भी एक कंपाउंड है, जब ये सबस्ट्रेट जो है वो एक से ज़्यादा हो जाएगा उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। यानी जो रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं? एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, और क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये बनाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट। जैसे आपने पढ़ा, एग्जाम्पल लिया H2O + CO2, these are the reactants in the presence of enzyme carbonic anhydrase, they will form the, and this is the enzyme E, and they will form the product कार्बोनिक एसिड। तो ये था हमारा सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट एक से ज़्यादा हो जाएगा उसको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और मिलके वो बनाएगा प्रोडक्ट। ये हमें पता यहाँ पे होना ज़रूरी है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अब आ गया, दैट इज़ केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। इसको याद करना ज़रूरी है, बाकी तो याद करने वाला नहीं था, समझने वाला था। अब देखिए इसको आप पढ़ लेंगे तो, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, देखिए इसमें जो है एंजाइम दो तरह की होती हैं, टाइप्स। एक हमने पढ़ी एक्सो और एंडो, वो तो हमने पढ़ी, लेकिन और भी टाइप है। एक है सिंपल और दूसरी है कंजुगेटेड। अब सिंपल सबको पता है, सिंपल क्या होता है। सिंपल एंजाइम एक्चुअली दे कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट। कंजुगेटेड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन as well as non-protein पार्ट। ठीक है, अब इसको देखो, एक सिंपल है, सिंपल बिल्कुल सिंपल है, इसमें सारा प्रोटीन है, दैट इज सिंपल। और एक एंजाइम और है, इसमें प्रोटीन भी है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट इसके अंदर है, दैट इज कंजुगेटेड। कंजुगेटेड मतलब किसी के साथ ज्वाइन है। अब एक और टर्म लिखी है आपकी बुक में, दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स अभी हम पढ़ रहे हैं, ऑल एंजाइम्स, जितने भी आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, सो दे आर द ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। वो प्रोटीन ये सिस इन नेचर हैं, सो दे आर प्रोटीन्स। बट ऑल प्रोटीन्स, ज़रूरी नहीं है जो प्रोटीन हम लेते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है उनको मिला के, वो सारे ज़रूरी नहीं है वो एंजाइम हो। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, इतना समझे? तो ये पहले लिखनी चाहिए थी एक्चुअली। बट टाइप्स ऑफ एंजाइम सिंपल, जिसमें सारा प्रोटीन है, और कंजुगेटेड में जिसमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। अब देखिए इसके आगे टाइप्स। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट्स जो है वो कौन सा हो सकता है? देखो कंजुगेटेड पहले देखते हैं, बहुत ज़रूरी है देखना। एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है और एक छोटा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब ये जो है वो प्रोटीन पार्ट है और ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये कंजुगेटेड की बात हम कर रहे हैं। तो इसका जो प्रोटीन पार्ट है वो लार्ज इन साइज होता है, इसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम। और इसको हम बोलेंगे कोफैक्टर। द नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर। और इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे क्या? कंजुगेटेड एंजाइम। और हम बोलेंगे इसको होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। ठीक है, इतना समझे?
सिंपल जो पूरा प्रोटीन का बना है कंजुगेटेड, अब कंफ्यूज नहीं होना, अब याद करने की बारी आ गई तो अब कंफ्यूज नहीं होना। देखो सिंपल जो पूरा प्रोटीन का बना है और कंजुगेटेड, जिसमें प्रोटीन पार्ट भी है और जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। अब जो प्रोटीन पार्ट है ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा क्योंकि एंजाइम्स जो है प्रोटीन की बनी है, तो वो जो बड़ा है साइज़ में प्रोटीन पार्ट जो है उसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम, और जो छोटा है साथ में उसके लगा है वो है कोफैक्टर, और इस दोनों को हम मिला के बोलते हैं कंजुगेटेड बोलो या हम बोलेंगे इसको होलो एंजाइम। अब देखिए आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जो है वो 3 तरह का हो सकता है, इसको हम मिटा देती हूँ। देखो कोफैक्टर जो है वो 3 तरह का हो सकता है। एक मेटालिक, इसको भी याद करना है मेटालिक। दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। और तीसरा है कोएंजाइम। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इधर आप कोएंजाइम कर देंगे, लेकिन नहीं, ये कोफैक्टर है। आगे जो इसके साथ लगा है वो इसका पार्ट है आगे कोएंजाइम। देखो मेटालिक, ये जो पहले वाला है वो है इनऑर्गेनिक, ठीक है, और 2 नीचे वाले हैं वो है ऑर्गेनिक। अब देखिए मेटालिक देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें क्या होगा, इस एंजाइम में एपो एंजाइम तो लगी होगी, कोफैक्टर जो है कोई भी मेटल होगा, स्पेशली मेटल। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मेटल केमिस्ट्री में हमने पढ़े, अब ये मत बोलना यार कौन सी चीज़ आ गई। एग्जांपल हम इसके लेते हैं नाइट्रोजिनेस। ठीक है, अब ये एस एंजाइम है लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन लगा है, दैट इज मेटल। सो ये आ गया हमारा मेटालिक के अंदर, कोफैक्टर इज मेटालिक। और एग्जांपल हम इसके देते हैं, जैसे मान लो आपकी इसमें दिया है एनसीईआरटी की बुक में दिया है जिंक का। जिंक जो है दैट इज मेटालिक कोफैक्टर, किसमें, कार्बोक्सी, ये एंजाइम का नाम लिख रही हूँ, कार्बोक्सी पेप्टिडेस, कार्बोक्सी पेप्टिडेस। ठीक है, तो ये प्रोटीन, इसके नाम से पता चल रहा है प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए एंजाइम है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में बनता है ना, तो प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए एंजाइम है। इसके साथ जिंक जो है वो कोफैक्टर लगा हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जो हमारे मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलता है ना हमारे मुंह से, लार जो निकलती है उसके अंदर जो एंजाइम होती है वो होती है सैलिवरी अमाइलेज। इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, वो होती है सैलिवरी अमाइलेज। देखो ये जो है क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में बेस्ट वर्क करती है। अगर ये आयन नहीं होगी, मेटल नहीं होगा, तो ये जो है वो काम नहीं करेगी। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ, ये एनसीईआरटी में लिखा है और ये बाकी कहीं और बुक से ली हैं। ठीक है, नाइट्रोजन लगा है, इतना समझ गए, मेटल। ठीक है, आगे देखो जो इम्पोर्टेंट हम ध्यान देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप पे। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक है, ये नीचे वाला भी ऑर्गेनिक है कोएंजाइम। देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, प्रोस्थेटिक जो है वो टाइटली बाउंड होता है अपने एपो एंजाइम के साथ। दिस इज अ कोफैक्टर, जो भी प्रोस्थेटिक कोफैक्टर है वो एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है। इन दोनों में यही फ़र्क है, दिस इज टाइटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप and this is loosely bound. You can say this is permanently bound with the apoenzyme and this is loosely bound. Loosely bound मतलब जब इसको रिएक्शन करनी होगी, मान लो ये apoenzyme है और ये कहीं भी कोफैक्टर है हमारा कोएंजाइम, जब इसको रिएक्शन करनी होगी तभी ये इसके साथ आके रिएक्ट करेगा। इसका एग्जाम्पल जो आपकी बुक में लिखा है वो हम देख लेते हैं कोएंजाइम का, प्रोस्थेटिक को बाद में लेते हैं। कोएंजाइम को जो एग्जाम्पल लिखा है वो लिखा है NAD और NADP। इसका जो फुल फॉर्म है वो है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड और इसके साथ लगा है फॉस्फेट, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लास्ट वन कोएंजाइम। और प्रोस्थेटिक ग्रुप इसका एग्जाम्पल है, ये ऑर्गेनिक है और टाइटली बाउंड है अपने एपोएंजाइम के साथ। अब इसका एग्जाम्पल जो आपकी बुक में लिखा है वो लिखा है हेम का। अब इसमें हम एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है
H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टूट के ये देता है वाटर एंड ऑक्सीजन देता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पर ऑक्सीडेज, ठीक है, पर ऑक्सीडेज कैटालेज। कुछ नया नहीं बोल रही है, आपकी बुक में लिखा हुआ है ऐसे ही। देखो दिस आर द एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर आती है, इतना समझ रहे हो ना। इसके दो पार्ट्स हैं, एक एपो एंजाइम तो हो गया और दूसरा जो को फैक्टर जो इसके साथ लगा है, मान लो ये पर ऑक्सीडेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ये इसके साथ एपो एंजाइम लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो है को फैक्टर जो है वो इसका है, दैट इज हिम, HA ये बोल लो या हिम ये बोल लो, ये को फैक्टर इसके साथ लगा हुआ है एंड दिस इज टाइटली बाउंड। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्रोस्थेटिक कोफैक्टर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, सबसे पहले हमने बोला ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। जितने भी हम एंजाइम्स इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं सारे प्रोटीनियस इन नेचर है, प्रोटीन की बनी है। अब देखिए इसकी टाइप सिंपल और कंजुगेटेड। सिंपल याद हो जाएगा जो प्रोटीन की ही बनी है, और कंजुगेटेड प्रोटीन तो लगा है बड़ा ग्रुप लेकिन उसके साथ एक छोटा नॉन प्रोटीन भी लगा है। अब नॉन प्रोटीन कौन सा लगा है, नॉन प्रोटीन को छोड़ के और कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, पहले तो इसको हम बोलेंगे को फैक्टर, ठीक है, ये एपो एंजाइम हो गया प्रोटीन पार्ट, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो हमारा को फैक्टर हो गया। अब को फैक्टर जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं, मेटालिक, प्रोस्थेटिक एंड को एंजाइम। जो फर्स्ट वाला है वो इनऑर्गेनिक है, मेटल इनऑर्गेनिक है और ये दोनों ऑर्गेनिक है। अब मेटल इसमें नाइट्रोजन भी लगा हो सकता है, जिंक का हमने एग्जाम्पल लिया, और दूसरा सैलिवरी एमाइलिस के अंदर हमने क्लोराइड आयन का एग्जाम्पल लिया। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये दोनों इनऑर्गेनिक है, ये टाइटली बाउंड है और ये लूजली बाउंड है। इसका एग्जाम्पल हमने लिया NAD एंड NADP, और इसका एग्जाम्पल ये टाइटली बाउंड है, और इसका एग्जाम्पल हमने दिया जो आपकी बुक में लिखा हुआ है NCERT की बुक में, हेम हिम, ठीक है, कोई भी स्पेलिंग आप लिख सकते हैं। तो इसका ये जो है इस एंजाइम का ये वाला पार्ट है दैट इज हिम, और ये इस रिएक्शन में हेल्प करता है पर ऑक्सीडेज और कैटालिस एंजाइम, ठीक है। थैंक यू क्लास, इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी।